नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस निःशुल्क परिचर्चा की कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भू संचलन वो अपन लेकर आए हैं। इस भू संचलन के टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे कि अपने भूतल के ऊपर जो भी परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन किन किन बलों के कारण होते हैं या किन किन शक्तियों के कारण होते हैं और ये परिवर्तन कैसे होते हैं, इन परिवर्तनों का कहाँ और क्या प्रभाव रहता है। तो इस भू संचलन के टॉपिक में अपन देखते हैं कि पृथ्वी के इस धरातलीय सतह पर जो भी परिवर्तन घटित होते हैं ये परिवर्तन अपने किसी न किसी बल के कारण घटित होते हैं या किसी न किसी शक्ति के कारण घटित होते हैं। इन शक्ति या इन बलों की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर अपन इन बलों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग अपने कौन से, एक अपना अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। यानी कि पृथ्वी के इस धरातलीय सतह पर या इन स्थल रूपों के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के पीछे जो उत्तरदायी बल हैं उन बलों के स्रोतों के आधार पर इनको अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। एक होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। नाम से पता चल रहा है अंतर्जात बल कौन सा होता है, ऐसा बल जो धरातलीय सतह के अंदर या अपन कहें भूगर्भ से उत्पन्न होने वाला बल कौन सा बल कहलाता है, अंतर्जात बल। और ऐसा बल जो धरातलीय सतह के बाह्य भाग के ऊपर काम करता है वह बल कौन सा होता है, बहिर्जात बल होता है। ये जो अंतर्जात बल होते हैं इन अंतर्जात बलों का मुख्य कार्य अपने धरातलीय सतह पर कई प्रकार की विषमताएं पैदा करना होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अंतर्जात बल अपने भूतल पर कई प्रकार की विषमताएं पैदा करती हैं। इन विषमताओं को दूर करने का कार्य यहाँ पर कौन से बल करते हैं, बहिर्जात बल, जो कि धरातलीय सतह के ऊपर अनवरत अपना कार्य करते हैं। तो ये जो बहिर्जात बल होते हैं ये बहिर्जात बल अंतर्जात बलों के द्वारा जो भूतल के ऊपर कई प्रकार की विषमताएं पैदा की गई हैं इन विषमताओं को दूर करने का कार्य करते हैं। इस कारण इन बहिर्जात बलों को अपन समतल स्थापक बल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहिर्जात बल अपने भूतल के ऊपर या धरातलीय सतह पर लगातार कौन सा कार्य करते हैं, समतलीकरण का कार्य करते हैं। जबकि विषमताएं पैदा करने का काम कौन से बल करते हैं, अंतर्जात बल करते हैं। और बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने का कार्य अर्थात समतलीकरण का कार्य करते हैं। इस कारण इस बहिर्जात बल को अपन समतल स्थापक बल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर चर्चा की जाती है कि अपनी पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये बल पैदा कैसे होते हैं, इनकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या होता है। तो अंतर्जात बलों की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो इनकी उत्पत्ति के पीछे मुख्य जो कारण होता है, इन बलों की उत्पत्ति के पीछे जो मुख्य कारण होते हैं वो मुख्य कारण कौन से, एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का फैलाव व इन चट्टानों का बार बार संपीड़ित होना या संपीड़न। जब भूगर्भ के अंदर चट्टानें अपने अत्यधिक तापमान के कारण या अन्य किसी भी कारण अपने बार बार फैलती हैं या सिकुड़ती हैं तो उस स्थिति में अपने इनसे कई प्रकार की एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के कारण अपने कौन से बल पैदा होते हैं, अंतर्जात बल पैदा होते हैं। दूसरी बात, अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के पीछे दूसरा मुख्य कारण है कि अपने भूगर्भ की चट्टानों में ताप, दाब तथा इनके घनत्व में
काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। भूगर्भीय जो चट्टानें हैं उन सभी चट्टानों में तापमान एक जैसा नहीं होता, उनका दाब एक जैसा नहीं होता, उनका घनत्व एक जैसा नहीं होता। तो तापमान, दाब और घनत्व में विषमता या अंतर के कारण भी अपना कौन सा बल पैदा होता है? अंतर्जात बल पैदा होता है। अगर यहाँ पर अपन तीसरे कारण की बात करें तो जो भूगर्भीय चट्टानें हैं उन चट्टानों में कई चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव खनिजों की प्रधानता होती है, और जब इन रेडियो एक्टिव खनिजों के ऊपर दबाव बढ़ता है तो ये रेडियो एक्टिव खनिज टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, जिसके कारण इनसे मुक्त ऊष्मा बाहर निकलती है, और मुक्त ऊष्मा बाहर निकलने के कारण अपने जो चट्टान हैं उनके वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन के कारण अपन को एक नया बल देखने को मिलता है, जो कौन सा होता है? अंतर्जातीय बल होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर बहिर्जात बलों की। तो बहिर्जात बल अपने धरातलीय सतह के ऊपर जो अपर्दन की क्रिया चलती है, अपक्षय की क्रिया चलती है, घर्षण की क्रिया चलती है, इन तमाम क्रियाओं के कारण अपना कौन सा बल पैदा होता है? बहिर्जात बल पैदा होता है। तो इन दोनों बलों में सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन एंडोजेनेटिक फोर्स के ऊपर, अर्थात अंतर्जातीय बल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल पैदा होते हैं, इन बलों को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो भाग कौन से होते हैं? पहला बल होता है पटल विरूपणी बल, और दूसरा होता है आकस्मिक अंतर्जात बल। पहला बल कौन सा? अपना पटल विरूपणी बल, और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जातीय बल। अब चर्चा करते हैं कि पटल विरूपणी बल किसको कहते हैं और आकस्मिक अंतर्जात बल कौन सा होता है। तो पटल विरूपणी बल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला वह बल जिसका परिणाम अपन को हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, अर्थात इस बल का परिणाम अपन को तुरंत देखने को नहीं मिलता। यह बल अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। धीमी गति से कार्य करने के कारण इसका परिणाम अपन को हजारों वर्षों बाद देखने को मिलता है। ऐसे अंतर्जात बल को अपन क्या कहते हैं? पटल विरूपणी बल कहते हैं। और इसी पटल विरूपणी बल के कारण ही महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो जो अपने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, महाद्वीप, महासागर, पर्वत और पठार इत्यादि की जो उत्पत्ति है वो कौन से बल के कारण होती है? पटल विरूपणी बल के कारण। क्योंकि देखो यहाँ पर महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, ऐसा तो कभी होता नहीं कि इन सभी की उत्पत्ति अचानक हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि आप अपने घर पे सोए हुए हो और सुबह उठ के आपने देखा कि आपके घर के पीछे पूरा हिंद महासागर बन गया हो या कोई प्रशांत महासागर बन गया हो? आप अपने घर में सोए हुए हो और सुबह उठकर आपने पाया कि आप हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी के ऊपर चारपाई डाल के सोए हुए हो। आपका घर है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आ गया। क्या कभी ऐसा अचानक हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर इनको बनने में या इनकी बनने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी होती है। इनको बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, क्योंकि इनके पीछे जो बल उत्तरदायी है वो बल कौन सा है? पटल विरूपणी बल। ये क्वेश्चन अपने रीट 2015 एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रीट 2015 के एग्जाम में लेवल 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के पीछे उत्तरदायी बल कौन सा है? तो इसके पीछे उत्तरदायी बल कौन सा है? पटल विरूपणी बल, जो अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। दूसरा है अपना आकस्मिक अंतर्जात बल। तो ऐसा अंतर्जात बल या अपन कहें कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले ऐसे बल जिनका परिणाम अपन को आकस्मिक रूप में देखने को मिलता है, अर्थात जिसका परिणाम अपन को तुरंत देखने को मिलता है, उसमें अपन को हजारों लाखों वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका परिणाम अपन तुरंत देख सकते हैं। ऐसे अंतर्जात बल को अपन क्या कहते हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल, जो अचानक घटित होते हैं, जिनका परिणाम तुरंत देख सकते हैं। जैसे कि भूकंप,
ज्वालामुखी है। तो भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्रियाओं के पीछे जो उत्तरदायी बल होता है वह बल कौन सा होता है? आकस्मिक अंतर्जात बल होता है। क्या कभी ऐसा घटित हुआ है कि आपके पास पहले ही फोन आ गया हो कि कल सुबह 8:19 के ऊपर भूकंप आ रहा है, आप बाहर चले जाओ? या कभी ज्वालामुखी की तरफ से आपके पास क्या फ़ोन आया क्या कि कल सुबह मैं अपने इस स्थान के ऊपर मेरा उद्गार होने वाला है, तो आप यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चले जाइए? ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। तो भूकंप है या ज्वालामुखी है, ये एक आकस्मिक घटनाएं हैं। इनकी स्थिति धरातलीय सतह पर आने के बाद अपन को पता चलती है। तो ये कौन सा बल है? आकस्मिक अंतर्जातीय बल। फिर अपन यहां पर इस पटल विरूपणी बल की बात करें तो इस पटल विरूपणी बल को अपन वापस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन से? एक तो एपिरियोजेनेटिक फोर्स और दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्स। एपिरियोजेनेटिक फोर्स कौन सा होता है? अर्थात महादेश जनक बल। कौन सा? महादेश जनक बल। एक होता है ओरोजेनेटिक फोर्स अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल। मैंने आपको बताया कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, इनके बनने की प्रोसेस काफ़ी धीमी होती है क्योंकि इसके पीछे उत्तरदायी बल कौन सा है? पटल विरूपणी बल। तो इस पटल विरूपणी बल को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल या ओरोजेनेटिक फोर्स। जब अपन महादेश जनक बल की बात करें तो ये जो महादेश जनक बल है, यानी कि महादेश जनक जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एपिरोज और दूसरा शब्द आपका है जेनेसिस। एपिरोज और दूसरा आपका शब्द कौन सा है? जेनेसिस। एपिरोज, ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। एपिरोज शब्द का अर्थ होता है महाद्वीप। एपिरोज शब्द का अर्थ क्या होता है? महाद्वीप। और जो जेनेसिस शब्द है, इसका अर्थ होता है, जेनेसिस शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना, ये किसका अर्थ है? जेनेसिस का। अर्थात ऐसा बल जिसके कारण महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, उस बल को अपन कहते हैं एपिरियोजेनेटिक फोर्स, यानी कि महादेश जनक बल। तो महादेश जनक बल कौन सा होता है? ऐसा बल जिसके कारण महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है, उस बल को अपन क्या कहते हैं? महादेश जनक बल। अर्थात महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। तो वह बल क्या कहलाता है? महादेश जनक बल या एपिरियोजेनेटिक फोर्स। एपिरियोजेनेटिक जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक एपिरोज और दूसरा जेनेसिस। एपिरोज का अर्थ होता है महाद्वीप और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अब ने यहां पर इस महादेश जनक बल की आगे चर्चा करें तो ये जो महादेश जनक बल है, यह बल अपने भूग्रम में लंबवत रूप में कार्य करता है। ये क्षितिज रूप में कार्य नहीं करता, अपितु लंबवत रूप में कार्य करता है। इसके कारण स्थल रूपों का या तो ऊपर की ओर उठाव होगा या फिर नीचे की ओर धसाव होगा। ये आगे पीछे की ओर धसाव नहीं होगा। तो यह बल किस रूप में कार्य कर रहा है? लंबवत रूप में कार्य कर रहा है। इस कारण इस महादेश जनक बल को अपन लंबवत संचलन या लंबवत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अपना कार्य भूग्रम में किस रूप में करता है? लंबवत रूप में करता है। अपना दूसरा पटल विरूपणी बल है कौन सा? पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको अपन कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। ये जो ओरोजेनेटिक जो शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से? एक तो है ओरोज और दूसरा है जेनेसिस। ओरोज प्लस जेनेसिस,
ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। यहां पर इस ओरोज शब्द का अर्थ है पर्वत। ओरोज शब्द का अर्थ क्या है? पर्वत। और जेनेसिस शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो ऐसा बल जिसके कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उस बल को अपन क्या कहते हैं? ओरोजेनेटिक फोर्स या पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी बलों से नाम से पता चल रहा है कि इस बल से पर्वत या पठारों की उत्पत्ति होती है, जबकि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति कौन से बल से होती है? महादेशजनक बल से होती है। आपने देखा कि महादेशजनक बल एक लंबवत भूसंचलन है। यह बल लंबवत रूप में कार्य करता है, जबकि ओरोजेनेटिक जो फोर्स है, पर्वत निर्माणकारी बल है, यह लंबवत रूप में कार्य न करके, यह लंबवत रूप में कार्य नहीं करता, अपितु यह क्षैतिज रूप में कार्य करता है। कौन से रूप में कार्य करता है? क्षैतिज रूप में। इस कारण पर्वत निर्माणकारी बल को क्षैतिज भूसंचलन भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, यह क्षैतिज भूसंचलन है या क्षैतिज बल है, और अपने महादेशजनक बल यह एक लंबवत बल है। इस लंबवत बल के कारण महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति है, जबकि इस क्षैतिज बल के कारण अपनी किसकी उत्पत्ति होती है? पर्वत या पठारों की उत्पत्ति होती है। अब चर्चा करते हैं अपन इस महादेशजनक बल की। तो महादेशजनक बल के अंदर आपने देखा कि यह बल दो रूपों में कार्य करता है। यह बल लंबवत रूप में है, तो इसमें उत्थान भी हो सकता है या फिर नीचे की ओर धसाव भी हो सकता है। जब यह बल अपने भूगर्भ में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब स्थल रूपों पर ऊपर की ओर कार्य करेगा, तब तो वहां पर स्थल रूप पर कोई न कोई भाग ऊपर उठेगा। यदि भूगर्भ में यह बल अगर नीचे की ओर अपना कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में अपने स्थल रूप का कोई हिस्सा नीचे की ओर धस जाएगा। तो इस बल के कारण या तो अपने ऊपर की ओर उत्थान होगा या फिर किसी भाग का नीचे की ओर अवथान होगा। या तो उत्थान होगा या फिर अवथान यानी कि दशा होगा। तो इस आधार पर अपन इस महादेशजनक बल को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। दो भाग कौन से? एक तो है ऊपरी मुखी बल व निर्गमन, और दूसरा है अधोमुखी बल व निमज्जन। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं ऊपरी मुखी बल व निर्गमन। तो यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये महाद्वीप का हिस्सा है और इधर ये कोई महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये स्थल रूप में महाद्वीपीय क्षेत्र है और ये इधर महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ऊपरी मुखी क्या है और निर्गमन क्या है। यदि महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई विस्तृत हिस्सा यानी बड़ा क्षेत्र, यदि महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई विस्तृत हिस्सा अगर ऊपर की ओर उठ जाए, इस लंबवत संचलन के कारण अगर महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, तो वहां पर कौन सा बल होता है? ऊपरी मुखी बल होता है। कौन सा बल होता है? ऊपरी मुखी बल। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अपने यहां पर यह धरातलीय सतह थी, ठीक है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से लंबवत संचलन ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। जब यह लंबवत संचलन ऊपर की ओर यहां पर कार्य कर रहा है, तो इस महाद्वीपीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपने इस सतह से क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो ये जो इस सतह से ऊपर उठा है यहां पर, इसको अपन क्या कहते हैं? ऊपरी मुखी कहते हैं। यदि महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई तटवर्ती हिस्सा, यहां पर ये महासागर है अपना, महासागर के पास ये तटीय क्षेत्र है, तो महाद्वीपीय क्षेत्र का अगर कोई तटवर्ती हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? निर्गमन कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ऊपरी मुखी और निर्गमन। ऊपरी मुखी का मतलब क्या है कि ऊपरी मुखी में ऊपर उठने की जो प्रोसेस है, स्थल रूप के ऊपर की ओर उठने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है।
जबकि निर्गमन में अपने स्थल रूप यानी महाद्वीप के ऊपर उठने की जो प्रोसेस है वो एक सीमित क्षेत्र में होती है, और वो भी केवल और केवल तटीय क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? तटीय क्षेत्र में होती है। तो अगर महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई तटवर्ती हिस्सा अपनी समीपी सतह से, पहले ये तटवर्ती हिस्सा यहां पर ही था, ठीक है, इस बेस लाइन तक यहां तक ही था, लेकिन अपने लंबवत संचलन के कारण आपने यहां पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस महाद्वीपीय क्षेत्र का ये तटवर्ती हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। जब ये ऊपर की ओर उठ गया तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? निर्गमन। तो निर्गमन की क्रिया हमेशा कौन से क्षेत्र में होती है? तटीय क्षेत्र में होती है। और अगर महाद्वीप का कोई विस्तृत हिस्सा, जरूरी नहीं कि ये विस्तृत हिस्सा यहां पर ही हो, ये विस्तृत हिस्सा इस तटीय क्षेत्र से लेकर यहां तक भी हो सकता है, अंदर की साइड तक भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र का अगर कोई विस्तृत हिस्सा लंबवत संचलन के कारण ऊपर की ओर उठता है तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? ऊपरीमुखी। और तटवर्ती क्षेत्र में अगर महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई संकीर्ण हिस्सा ऊपर उठता है तो वो स्थिति अपनी क्या कहलाती है? निर्गमन कहलाती है। फिर दूसरा महादेशजनक बल है, ये तो ऊपर उठने की क्रिया होगी। अब अपन चर्चा करते हैं नीचे धंसने की क्रिया पर। तो नीचे धंसने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं? अधोमुखी बल या फिर निमज्जन। अधोमुखी यानी कि दसाव, नीचे की ओर जाना। निमज्जन यानी इसमें भी हिस्सा नीचे जाता है। ऊपरीमुखी और निर्गमन, इन दोनों के अंदर अपने स्थल रूप है ये ऊपर की ओर उठता है, और जबकि अधोमुखी और निमज्जन है इनमें स्थल रूप का हिस्सा नीचे की ओर धंसता है। तो अधोमुखी और निमज्जन को यदि आप स्क्रीन पर देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो। अपने पहले ये स्थल रूप का ये हिस्सा यहां तक था, ये स्थल रूप का ये हिस्सा अपना यहां तक था, इस क्षेत्र तक ये स्थल रूप ही था। यहां पर आप देख सकते हो स्थल रूप का हिस्सा ये यहां तक था। अब यहां पर जब भूगर्भ के अंदर, आंतरिक भाग के अंदर, इस क्षेत्र में आंतरिक भाग के अंदर जब लंबवत बल ने नीचे की ओर गति करना शुरू किया तो यहां पर स्थल रूप का कुछ हिस्सा, यानी स्थल रूप का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर नीचे की ओर धंस गया, और नीचे की ओर धंसने के कारण यहां पर कोई बड़ी घाटी बन गई, या बहुत बड़ा प्रदेश यहां पर नीचे धंस गया जो अपने समीपी सतह से काफी नीचे हो गया। तो ऐसी इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? अधोमुखी कहते हैं। लेकिन अगर यही स्थिति केवल तटीय क्षेत्र में हो, यहां पर तो बड़े विस्तृत क्षेत्र में हुई है, ध्यान में रखना ऊपरीमुखी और अधोमुखी में जो घटना होती है वो एक विस्तृत क्षेत्र में होती है, जबकि निर्गमन और निमज्जन के अंदर जो घटना घटित होती है वो तटीय क्षेत्र में संकीर्ण इलाके में होती है। अगर इस महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई तटवर्ती हिस्सा, पहले यहां तक ये महाद्वीपीय क्षेत्र यहां तक था, इस क्षेत्र तक था, तो महाद्वीपीय क्षेत्र का ये तटवर्ती हिस्सा यदि अपनी समीपी सतह से नीचे की ओर धंस जाए, तो देखो यहां पर नीचे की ओर धंस गया है, यहां पर चित्र में देख सकते हो आप, पहले ये हिस्सा यहां तक था, अब ये स्थल रूप का ये हिस्सा नीचे धंस गया। तो जब ये स्थल रूप का हिस्सा नीचे की ओर धंसेगा तो महासागरीय क्षेत्र का जल यहां पर प्रवेश कर जाएगा और ये भाग जलमग्न हो जाएगा। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। तो ध्यान में रखना, निमज्जन और अधोमुखी में स्थल रूपों का भाग नीचे की ओर धंसता है, जबकि ऊपरीमुखी और निर्गमन में अपने महाद्वीपों के कोई भी जो स्थल रूप का भाग है वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है। इसमें निर्गमन और निमज्जन की जो क्रिया है वो तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, और ऊपरीमुखी और अधोमुखी जो क्रिया है वो महाद्वीप के विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है। अब अपन यहां पर दूसरे बल की चर्चा करते हैं। दूसरा बल अपना कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी बल। ऐसा बल जिसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है? पर्वतों की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको बताया कि यह पर्वत निर्माणकारी बल है, यह एक क्षैतिजीय बल है। कैसा बल है? क्षैतिजीय बल। इसमें चट्टानें इस बल के सारे क्षैतिजीय रूप में गति करती है, इस कारण इसको अपन क्षैतिजीय भूसंचलन या क्षैतिजीय बल भी कह सकते हैं।
इस बल के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? पर्वत, पठार या भ्रंश या चटकन, इन स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो अब देखो यहां पर ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है, इस बल को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल देखो गति किस रूप में कर रहा है। ये बल जिस रूप में गति करेगा उसके कारण अपने चट्टानों के अंदर जो भूदृश्य बनेंगे, उन भूदृश्यों के आधार पर या चट्टानों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के आधार पर इस बल को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। पहला कौन सा? टेंशन यानी कि तनाव, और दूसरा संपीड़न। अब बात यह है कि तनाव की स्थिति कब होगी और संपीड़न की स्थिति कब होगी? जब यह क्षैतिज बल अपने चट्टानों के नीचे विपरीत दिशा में कार्य करता है, जब यह क्षैतिज संचलन या पर्वत निर्माणकारी बल अपने स्थल रूप की चट्टानों के नीचे क्षैतिज रूप में विपरीत दिशा में कार्य करता है, जब विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो उस स्थिति में अपने स्थल रूप पर या चट्टानों पर तनाव बढ़ने लग जाएगा, और उस तनाव के कारण सबसे पहली प्रोसेस होगी क्रैक की, यानी कि जो स्थल रूप है या चट्टान है वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन जब यह बल अपनी तीव्रता के साथ में कार्य करेगा, जब इस बल की तीव्रता अधिक होगी तो क्रैक होने के बाद अपने स्थल की जो चट्टानें हैं वो इस बल के सारे आगे गति कर जाएंगी, और जब इस बल के सारे आगे गति करेंगी तो वहां पर बीच वाले हिस्से में जहां से चट्टान क्रैक हुई है वहां पर एक बड़ी घाटी बन जाएगी या बड़े भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। तो इस तनाव के कारण अपने भूपटल के ऊपर विभंग पैदा होता है, और यह विभंग चटकन के रूप में हो सकता है और बरसन के रूप में हो सकता है। यहां पर आप इस चट्टान को देख सकते हो कि चटकन की स्थिति कौन सी है और बरसन की स्थिति कौन सी है। तो यहां पर देखो, ये आपको जो छोटी छोटी दरार दिखाई दे रही है, क्रैक दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर, इसमें इस चट्टान का ये एक हिस्सा इधर खिसका और ये एक हिस्सा इधर खिसका। ये अपनी इसी क्षैतिज संचलन के कारण खिसका, क्योंकि इस चट्टान के नीचे जो अंतर्जात बल है उसने क्षैतिज रूप में विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू किया, और जब इसने विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू किया तो सबसे पहले इस चट्टान के अंदर यहां पर क्या बन गई? क्रैक बन गई। लेकिन जब इस क्षैतिज संचलन ने तीव्रता के साथ अपना कार्य करना शुरू किया तो यहां पर जो क्रैक बनी थी वो क्रैक अब धीरे धीरे क्या होगी? चौड़ी होगी। पहले यहां पर इसी तरह एक क्रैक बनी थी और वो क्रैक यहां पर क्या होगी? चौड़ी होगी, और चौड़ी होने से यहां पर किसका निर्माण हो गया? बरसन का। तो ध्यान में रखना, क्रैक क्रैक अपन किसको कहते हैं? चटकन को कहते हैं, और फाल्टिंग किसको कहते हैं? बरसन को कहते हैं। तो फाल्ट का निर्माण कब होता है? जब क्षैतिज संचलन तीव्रता के साथ कार्य करता है, तब बीच के अंदर ये जो चटकन पड़ी थी, क्रैक हुई थी चट्टान, वहां पर चौड़ी घाटी बन जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? बरसन। और जब शुरुआती दौर में अपने ये क्षैतिज संचलन सामान्य होता है तो वहां पर पहले चट्टान टूटती है, उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? क्रैक यानी कि चटकन कहते हैं। दूसरी बात है संपीड़न। संपीड़न की स्थिति कब होती है? संपीड़न की स्थिति तब होगी जब यह अंतर्जात बल या यह क्षैतिज संचलन विपरीत दिशा में गति न करके, जब यह क्षैतिज संचलन चट्टानों के नीचे आमने सामने गति करता है। अपनी कोई चट्टान है, मान लीजिए ये अपनी ठोस चट्टान है, और इस चट्टान के नीचे अपनी कोई बल आमने सामने काम कर रहा है। तो जब चट्टान के नीचे कोई बल आमने सामने गति करेगा तो उस बल के सारे चट्टानों के अंदर भी खिसका होगा। तो जब चट्टानों के नीचे ये बल आमने सामने काम कर रहा है तो इसी बल के प्रभाव से ऊपर की जो चट्टान है वो चट्टान भी आमने सामने आएंगी, और जब उस बल के सारे चट्टान पास में आएगी तो चट्टान के अंदर जितनी चट्टान की क्षमता होगी तब तक तो चट्टान सिकुड़ जाएगी, लेकिन जब चट्टान की क्षमता, सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो उस स्थिति में फिर चट्टान में बीच में क्या पड़ जाता है? मोड़ पड़ जाता है। इसका उदाहरण आप इस रूप में भी ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक लोहे का सरिया है। इस लोहे के सरिये को अगर किसी मशीनी सहायता से
मोटा लोहे का सरिया आपके पास में, और इस लोहे के सरिये को अगर दोनों तरफ से दबाव डाला जाए, दबाव दोनों तरफ से डाल रहे हो तो दबाव आमने सामने काम कर रहा है, तो जब दोनों तरफ से आमने सामने दबाव काम करेगा तो वह लोहे का सरिया पहले कुछ हद तक सिकुड़ेगा, लेकिन ये अगर ये दबाव लगातार बना रहा तो वह लोहे का सरिया बीच में से मुड़ जाएगा। ये स्थिति अपने भूपटल के ऊपर, चट्टानों के ऊपर होती है। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। तो इस संपीड़न के कारण अपने भूपटल में बंकन पैदा हो जाए, अपने बांकेपन की स्थिति आ जाती है, अर्थात भूपटल की जो चट्टानें हैं वो मुड़ जाती हैं। अब भूपटल पर ये जो चट्टानें मुड़ती हैं, इसमें जो मोड़ पड़ते हैं, ये मोड़ विस्तृत क्षेत्र में हैं, यानी कि थोड़े से क्षेत्र में घटित हुए हैं या अपने बड़े क्षेत्र में घटित हुए हैं, उस आधार पर अपन इस संपीड़न बल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपना सवलन और दूसरा अपना वलन। जब बात अपन सवलन की करें तो अगर इस संपीड़न बल के कारण, संपीड़न बल कब काम करता है? जब चट्टानों के नीचे यह बल आमने सामने काम करता है, जबकि तनाव में देखा कि यह बल विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो विपरीत दिशा में काम करेगा तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा क्रैकिंग और फॉल्टिंग, अर्थात चटकन और भ्रंश। जबकि यदि यह क्षैतिजीय संचलन आमने सामने काम करेगा, चट्टानों के नीचे आमने सामने काम करेगा, तो चट्टानों के अंदर दबाव बनेगा और इस दबाव के कारण चट्टान जो है वो धीरे धीरे मुड़नी शुरू हो जाएगी। अगर ये चट्टानों के मुड़ने की घटना एक विस्तृत क्षेत्र में हो रही है, तब तो उस स्थिति को अपन कहेंगे सवलन। क्या कहेंगे? सवलन। तो ध्यान में रखना, सवलन जो क्रिया है ये विस्तृत क्षेत्र में मोड़ की क्रिया है। किसी पर्वतीय क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो लंबे इलाके में अपने इस प्रकार मोड़ धारण किए हुए हैं, तो वो स्थिति अपनी क्या कहलाती है? सवलन। इसके अंदर जो वलन है वो वलन धीमा होता है लेकिन लंबे क्षेत्र तक होता है। दूसरा अपना क्या है? वलन। वलन जो है ये एक संकीर्ण क्षेत्र की घटना है। अगर किसी संकीर्ण क्षेत्र में अपने चट्टानों के अंदर इस प्रकार लहरदार आकृति के अंदर मोड़ पड़ जाते हैं, इस प्रकार लहरदार आकृति में मोड़ पड़ जाते हैं, तो वो घटना क्या कहलाती है? वलन कहलाती है। तो वलन की जो क्रिया है वो चट्टानों यानी भूपटल के ऊपर संकीर्ण क्षेत्र की चट्टानों में होती है। इसमें अपने इस प्रकार खड़े आकार के या अपन ये कहें लहरनुमा आकृति के अंदर चट्टानों में क्या पड़ जाते हैं? मोड़ पड़ जाते हैं। इस सवलन और इस वलन को आप यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हो। यहाँ पर ये अपना कोई पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अगर पूरे पर्वतीय क्षेत्र की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चट्टानों में इस आकृति के अंदर यहाँ पर चट्टानों में इस रूप में सामान्य रूप के अंदर लंबे क्षेत्र में मोड़ पड़े हुए हैं। मोड़ पड़े हुए ना, तो ये जो सामान्य क्षेत्र में मोड़ पड़े हुए हैं ये घटना अपन क्या कहलाएगी? सवलन कहलाएगी, बड़े क्षेत्र में है। लेकिन इसी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी एक ढाल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ की चट्टानों में अपने सामान्य रूप से यहाँ पर ये मोड़ पड़े हुए हैं, सामान्य रूप से मोड़ पड़े हुए ना, लहरनुमा आकृति के अंदर ये मोड़ पड़े हुए हैं। ये जो लहरनुमा आकृति के अंदर यहाँ पर मोड़ हैं, इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? इस स्थिति को अपन कहेंगे वलन की क्रिया। ये वलन की यहाँ पर ये वलन की क्रिया है। और जबकि ये विस्तृत क्षेत्र में चट्टानों में ये जो मोड़ है, ये क्रिया अपनी कौन सी है? ये क्रिया अपनी सवलन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सवलन की। इस सवलन को भी अपन दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब मोड़ पड़ेंगे तो कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा और कुछ हिस्सा नीचे आएगा। तो इस मोड़ के कारण जो हिस्सा नीचे की ओर धंसता है सवलन के अंदर, इस चट्टानों में ये जो मोड़ पड़ रहे हैं, इस मोड़ के कारण जो हिस्सा नीचे की ओर धंसता है, जहां पर बड़ी घाटियां बन जाती हैं, उसको अपन कहते हैं अवसवलन। क्या कहते हैं? अवसवलन। और इस मोड़ की घटना के कारण जो हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, ये हिस्सा देखो ऊपर की ओर उठा हुआ है, यहां पर ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? उत्सवलन कहते हैं। तो सवलन के दो रूप होते हैं, एक उत्सवलन
और एक अवसवलन। यानी कि मोड़ के कारण चट्टानों का जो हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है वो तो क्या कहलाता है, उत्सवलन। और इस मोड़ के कारण चट्टानों का जो हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, जहां पर बड़ी घाटियां बन जाती हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अवसवलन कहते हैं। इसी प्रकार वलन की अपन बात करें तो वलन के अंदर भी दो स्थितियां बनती है, एक तो बनती है अपनति और एक बनती है अभिनति। अगर ये जो लहरनुमा आकृति के अंदर मोड़ पड़ रहे हैं, ये जो लहरनुमा आकृति में यहां पर आपको मोड़ दिखाई दे रहे हैं, इन मोड़ों के अंदर अगर कोई हिस्सा, चट्टानों का हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, यहां पर देखो ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, यहां पर ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ऐसे ऊपर की ओर उठे हुए हिस्से को अपन क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। लेकिन जो हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, यहां पर ये देखो ये हिस्सा नीचे धंसा हुआ है, यहां पर ये हिस्सा नीचे धंसा हुआ है, तो जो हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। तो इस प्रकार वलन के भी दो रूप हैं। वलन में जो लहरनुमा आकृति के अंदर मोड़ पड़ते हैं, उस मोड़ के कारण जहां पर चट्टानों का हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अपनति, और जहां पर चट्टानों का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो अंतर्जात बल है, कौन सा बल, अंतर्जात बल, तो इस अंतर्जात बल को अपन यहां पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये दो भाग अपने कौन से हैं, एक तो अपना पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल कौन सा होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला वह बल जिसके कारण महाद्वीप, महासागर, पर्वत और पठारों की उत्पत्ति होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं जिस बल के कारण धरातलीय सतह पर या भूपटल के ऊपर अपन को परिणाम शीघ्र दिखाई न देकर हजारों लाखों वर्षों बाद दिखाई देते हैं, वह बल कौन सा होता है, पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल के आपने पढ़ा दो पार्ट है, एक महादेशजनक बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल के कारण महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है, जबकि पर्वत निर्माणकारी बलों के कारण पर्वत और पठारों की उत्पत्ति होती है। महादेशजनक बल को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपरीमुखी बल और दूसरा अधोमुखी बल। अगर महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई विस्तृत हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसको अपन कहते हैं ऊपरीमुखी, और अगर तटीय क्षेत्र में कोई हिस्सा स्थल रूप का ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, निर्गमन कहते हैं। उसी प्रकार अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में अपने कोई विस्तृत हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके कारण वहां पर बड़ी घाटियां बन जाती हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अधोमुखी कहते हैं। और अगर तटवर्ती इलाके में अगर कोई हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है और वहां पर महासागरीय क्षेत्र का पानी वहां पर उस नीचे वाले स्थान को कवर कर लेता है या जलमग्न हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निमज्जन कहते हैं। उसी रूप में फिर ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है, यह पर्वत निर्माणकारी बल भी दो रूपों में है। जब क्षैतिज संचलन विपरीत दिशा में काम करता है तब तो चट्टानों के अंदर या स्थल रूप के ऊपर तनाव बनता है, उस तनाव के कारण चटकन और वर्षण की स्थिति पैदा होती है। जब यह क्षैतिज बल आमने सामने काम करता है तो चट्टानों में संपीड़न होता है, और उस संपीड़न के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, और ये मोड़ की घटना अगर विस्तृत क्षेत्र में होती है तो उसको अपन कहेंगे सवलन, और ये अगर मोड़ की घटना लहरनुमा आकृति में संकीर्ण क्षेत्र में होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वलन। सवलन के भी यहाँ पर दो पार्ट है। अगर सवलन यानी क्षैतिज संचलन के कारण अपने चट्टानों का कोई हिस्सा अगर ऊपर उठ जाता है, स्थल रूप का कोई हिस्सा मोड़ के कारण ऊपर उठ जाता है तो उसको कहते हैं उत्सवलन, और अगर कोई बड़ा हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अवसवलन। इसी प्रकार वलन के अंदर जो लहनुमा आकृति के अंदर मोड़ पड़ते हैं, उसमें अगर चट्टानों का कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठता है तो उसको अपन कहते हैं अपनति, और कोई हिस्सा नीचे की ओर धंसता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अपने कौन से बल के ऊपर, बहिर्जात बल के ऊपर। वहाँ पर आप पढ़ोगे कि जो बहिर्जात बल है, जो अपने भूपटलीय सतह के ऊपर या धरातलीय सतह के ऊपर कार्य करता है, यह बल अपना कार्य अनाच्छादन क्रिया के रूप में करता है।
अनाच्छादन का मतलब होता है कि धरातलीय सतह के ऊपर समस्त प्रकार की जो काट छांट की घटनाएं चलती हैं, अपनी इस जमीन की इस बाहरी सतह के ऊपर जो भी काट छांट की क्रिया चलती हैं, वो सारी की सारी काट छांट की क्रिया अपनी किस में आती है? अनाच्छादन में। ये जो काट छांट की क्रिया है, ये क्रिया इन दो रूपों में होती है, एक तो वेदरिंग के रूप में अर्थात अपक्षय के रूप में, और एक इरेजन के रूप में अर्थात अपर्दन के रूप में। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपक्षय और अपर्दन इन दोनों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को अपन यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।